नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजन बाबू है और जैसा कि आप सबको पता ही है, मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आप सब लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। यूपीएससी, सीएससी, आईएएस के लिए लेकर के आता हूँ। द हिंदू हो, बिजनेस फ्रंटलाइन हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, पीआईबी हो, इवन डाउन टू अर्थ हो, इन सभी की जो न्यूज है, इन सब की न्यूज को सम्मिलित करते हुए मैं आप सबके लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अक्टूबर, ठीक है, 6 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स है। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन पीछे क्यों आते हैं, तो एक दिन पीछे आने का एक रीजन ये भी है कि आप सबको पता है कि हिंदी मीडियम के लिए करंट अफेयर्स तैयार करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में न्यूज पढ़नी पड़ती है। इंग्लिश मीडियम में न्यूज पढ़ने के बाद में सारे देखने के बाद में कौन कौन सी इंपोर्टेंट न्यूज है, फिर कई सारी वेबसाइट खंगालनी पड़ती है, फिर वहाँ से हिंदी में मैटर कलेक्ट करना होता है, उसका अनुवाद करना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैं लेकर के आता हूँ। काफ़ी सारी साइट्स जो है वो मेरे द्वारा देखी जाती है, न्यूज़पेपर्स देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आँख बंद करके और कहीं से भी जो है वो न्यूज़ ले आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 6 अक्टूबर के करंट अफेयर से। अ, तो 6 अक्टूबर के कौन-कौन से मुख्य रूप से करंट अफेयर्स हैं? तो कल हमने मेडिसिन के लिए देखा था, ठीक है? 5 नोबेल पुरस्कार देखा। आज हम देख रहे हैं फिजिक्स वाला। तो ऐसे करके और सारे के सारे नोबेल पुरस्कार एक-एक दिन करके देखते हुए जाएँगे। प्राचीन भारत में गणराज्य, यानी कि भाई मोदी जी यूएनओ में गए थे, ठीक है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहाँ पे ये कहा कि भारत लोक, तो देख लेंगे कि प्राचीन भारत में कहाँ-कहाँ लोकतंत्र था, कब-कब था। नेक्स्ट है आधार सक्षम भुगतान में खामियां, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट जो सिस्टम है आपका, ठीक है, इसमें कहाँ कमी है, इसमें कहाँ कमी आ रही है। जैसे कि आपने छोटे छोटे ई मित्र सेंटर बना रखे हैं, या पीओएस पॉइंट ऑफ सेल्स बना दिए, मिनी एटीएम बना दिए, तो वहाँ पे कई बार क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट है दल बदल कानून, या इसमें इंग्लिश में कहते हैं एंटी, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, 10वीं अनुसूची है, 1985 में आया था, तो राजीव गांधी की सरकार में। तो इसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, ठीक है, और इसको लेकर के क्या विवाद है, क्या विवाद नहीं है, उन सबको हम देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो देखेंगे, विश्व शिक्षक दिवस। हर साल 5 अक्टूबर को जो है वो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है, भारत का जो शिक्षक दिवस है, कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रक्रिया का सबलीकरण। भारत में जो नागरिकता है, ठीक है, जो इंडियन सिटीजनशिप है, उसको त्यागने की जो प्रोसेस है, उसको सरकार ने बहुत आसान और ज्यादा आसान कर दिया है। अब ऑनलाइन जो है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी जो है आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, सकते हो किस कारण से आप नागरिकता का त्याग कर रहे हो, तो काफी आसान बना दिया गया है। तो इसको हम देख लेंगे। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारत के संविधान में भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है, ठीक है। और नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद की यदि हम बात करेंगे, तो संसद को शक्ति है नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की। तो वो कानून उसने किसने बनाए? भारतीय नागरिकता संबंधी कानून बनाए 1955 में पहली बार भारतीय संसद ने, और फिर उसमें समय समय पर संशोधन हुए, और जो सबसे लेटेस्ट संशोधन हुआ वो 2019 में हुआ, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहते हैं, जिसके ऊपर काफी वाद विवाद भी हुआ था, ठीक है, वो है, ठीक है। और हेलीबोर्न सर्वे फॉर वाटर मैनेजमेंट, वाटर के लिए हेलीबोर्न से सर्वे किया जाएगा, और किसके लिए? जल प्रबंधन के लिए, ठीक है। किस कौन से पानी का? जो जमीन का मतलब होता है जो भूमि के अंदर पानी है उसका। तो ये सारी की सारी न्यूज है। तो 7 न्यूज है आज की, और इन 7 न्यूजों का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज आज की है वो है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021। तो ये 3 लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। एक है सिकुरो मनावे, क्लाउस हेसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। ये 3 व्यक्ति हैं। तो बहुत की, या फिजिक्स में 2021 के नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा संयुक्त रूप से सिकुरो मोनावे और क्लूस हेसलमैन, जबकि दूसरा आधा हिस्सा जियोर्जियो पेरिसी को जटिल भौतिक प्रणालियों की समझ में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए क्या किया है, योगदान देने हेतु जो है वो बनाया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो फिजिक्स का जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया भाई? 2 लोग हैं, मतलब कि 3 लोगों को दिया गया है। आधा हिस्सा तो दिया गया है सुकोरो मनावे और क्लूस हेसलमैन को, और जो दूसरा आधा हिस्सा वो दिया गया है जियोर्जियो और पेरिसी को, ठीक है, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स में जो जटिल भौतिक प्रणाली है उनकी समझ में बनाने के लिए एक अभूतपूर्व योगदान दिया है, इस वजह से। तो इस पुरस्कार के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहली बार जलवायु वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब जलवायु के जो वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने जलवायु की दिशा में कुछ काम किया है, ऐसे वैज्ञानिकों को क्या किया गया है? पुरस्कार इस क्षेत्र में जो है वो दिया गया है, ठीक है। पिछले वर्ष यह पुरस्कार ब्लैक होल में शोध के लिए दिया गया था, यानी कि लास्ट ईयर जब नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया, तो किस लिए दिया गया? ब्लैक होल में बेहतर काम करने के लिए। सर, ब्लैक होल क्या है? ठीक है, ब्लैक होल के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। हेलो, ये ब्लैक आवाज होल क्या कैसे, है सर? हाँ, ये आवाज कैसे ऐसे हो रही है? एक सेकंड। तो हाँ,
ये पुरस्कार जो है वो ब्लैक होल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो अंतरिक्ष में क्या होता है, कोई भी तारा होता है, ठीक है, जैसे कि सूर्य का एक जीवन चक्र होता है, ठीक है, और उस जीवन चक्र के अनुसार वो चलता रहता है। जैसे सूर्य की लगभग आधी उम्र हो चुकी है, उसकी आधी उम्र अभी बाकी है। तो जब सूर्य धीरे धीरे करके क्या होता है, ये पीला बोना होगा, फिर पीले बोने के बाद में नीले बोने में बदलेगा, नीले बोने में बदलने के बाद में क्या होगा, एक तरीके से ड्वार्फ प्लैनेट बन जाएगा। और जब ड्वार्फ प्लैनेट मतलब सॉरी ड्वार्फ प्लैनेट नहीं बनेगा, पीले नीले बोने में बदल जाएगा, और इसके बाद धीरे धीरे ये पल्सर जो स्टार होते हैं उसमें चेंज हो जाएगा। और पल्सर स्टार में चेंज होने के बाद, ठीक है, और जब ये पल्सर स्टार उसमें चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर क्या होगा, इसमें विस्फोट हो जाएगा। विस्फोट होने के बाद भी यानी कि ये मर जाएगा, ठीक है, स्टार। जब ये मर जाएगा ना, तो मरने के बाद में क्या होगा, इसके अंदर जो है ये किसमें बदल जाएगा, ये ब्लैक होल में बदल जाएगा। मतलब इनका घनत्व इतना ज्यादा हो जाएगा उस समय। घनत्व का मतलब जानते हो, जैसे पृथ्वी जैसे किसी भी चीज का जो वजन होता है, किसी भी चीज के जो कण है, वो आपस में जितने नजदीक होंगे उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो इतना ज्यादा घनत्व हो जाएगा कि यदि उसके एक चम्मच के बराबर यदि उसका पत्थर उठाएंगे, तो उस एक चम्मच के बराबर पत्थर का वजन भी कई 100 पृथ्वियों के बराबर हो जाएगा। तो फिर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूछो ना। और फिर वो क्या हो जाता है, वो गुरुत्वाकर्षण, फिर चूंकि गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, उस वजह से क्या होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आती, ठीक है। जब वापस लाइट रिफ्लेक्ट होकर के नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है वो जो कोई भी चीज हमें दिखाई देती है, किस वजह से दिखाई देती है, क्योंकि किसी चीज पे जब प्रकाश पड़ता है और वो वापस रिफ्लेक्ट होता है तो वो चीज दिखाई देती है। यदि प्रकाश यदि किसी पे गिरेगा और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा ही नहीं, तो वो चीज हमें दिखाई नहीं देगी। तो ये ब्लैक होल जो होते हैं वो इतना इनका वो होता है, क्या कहते हैं, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी खतरनाक होती है कि वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। प्रकाश भी लौट करके नहीं आता, और जब प्रकाश भी लौट करके नहीं आता तो इनका घनत्व इतना ज्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और इस वजह से वो दिखाई भी नहीं देते। तो ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होता है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मनावे और हेसलमैन यह पुरस्कार पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की गंभीरता का सटीक अनुमान लगाने के लिए दिया गया है। तो इन लोगों को ये क्यों दिया गया है, मनावे और हेसलमैन को, चूंकि इन्होंने पृथ्वी की जो भौतिक मॉडलिंग है, परिवर्तनशीलता की मात्रा है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी गंभीरता का सटीक अनुमान करने के लिए इन्होंने कार्य किया है, और इसी वजह से इनको ये जो है वो पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। जियोर्जियो पेरिस को यह पुरस्कार एटॉमिक स्केल से लेकर प्लेनेटरी स्केल तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज हेतु दिया गया है। यानी कि यदि हम बात करें किसकी, जियोर्जियो पेरिस की, तो जियोर्जियो पेरिस को पुरस्कार क्यों दिया गया है, एटॉमिक स्केल से लेकर प्लेनेटरी स्केल तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए जो है वो ये पुरस्कार जो है वो उनको दिया गया है। उन्होंने एक जटिल भौतिक और गणितीय मॉडल विकसित किया है। उन्होंने क्या किया है, एक जटिल भौतिक और गणितीय मॉडल जो है वो विकसित किया है, जिसने गणित, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस तथा मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में जटिल प्रणालियों को समझना क्या बना दिया है, संभव जो है वो बना दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जो है ये दिया गया है, ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के विषय में कुछ अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में से 1895 में 5 श्रेणियों में, ठीक है, 1895 से पुरस्कार दिया जा रहा है, और कितनी श्रेणियों में दिया जा रहा है, 5 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी 5 श्रेणियां हैं नोबेल पुरस्कार, और ठीक है, 5 श्रेणियां कौन कौन सी है, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी है, वो 1968 से शुरू किया गया, ठीक है। बाकी सब कब से दिए जा रहे हैं, पहले दिए गए थे 1901 में, नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। और नोबेल फाउंडेशन 1900 में स्थापित एक निजी संस्थान है, और अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इनकी वसीयत को पूरा करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। और पहली बार जो पुरस्कार दिए गए 1901 में दिए गए, और अर्थशास्त्र की यदि हम बात करें तो पहली बार दिया गया 1968 में। किसके द्वारा दिया गया, ट्रेजिरेस रिक्स बैंक के द्वारा दिए गए थे, ठीक है। तो ये आपका पहली न्यूज हो गई आपकी। और तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, और आज की हमारी दूसरी न्यूज है वो है प्राचीन भारत में गणराज्य, प्राचीन भारत के गणराज्य। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा को, यानी कि जो यूएन की जो आपकी महासभा है, उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बात कही कि भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। भारत लोकतंत्र की जननी रहा है, और चूंकि भारत लोकतंत्र की जननी रहा है, ठीक है, तो अब हमको, चूंकि मोदी जी ने ये बात हमें कही है, और मोदी जी की ये बात कहने से हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम ये पता करें कि आखिर भारत में लोकतंत्र था या नहीं था, प्राचीन भारत में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भाई प्राचीन भारत में लोकतंत्र था या नहीं था। प्राचीन भारत में लोकतंत्र और गणतंत्रवाद के आदि रूपों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो भाई प्राचीन भारत में लोकतंत्र था, गणतंत्र था, इसका क्या मिलता है, प्रूफ मिलता है।
ठीक है। और जो राजशाही था, दूसरा गणतंत्र था। जो राजशाही थी ना, इसमें भी राजा निर्वाचित होता था, ऐसे नहीं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनता चला जाता था, नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनता था, बल्कि गुड इवनिंग मन्नत, गुड इवनिंग, ठीक है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बनता था, बल्कि राजा निर्वाचित होता था, और इसी को भारत में क्या माना जाता है, लोकतंत्र की शुरुआत माना जाता है। इसके अलावा गणतंत्र भी होता था, और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि इसमें राजा या सम्राट के हाथों में शक्ति संकेंद्रण नहीं होता था, सारी सारी शक्ति इस राजा के हाथ में नहीं होती थी, बल्कि होती थी सभा और समिति, जिनको ब्रह्मा की पुत्रियां कहा जाता था, तो इनके हाथ में सारी सारी शक्ति होती थी। इस सभा की जो सदस्यता है वो भी जन्म के बजाय कर्म सिद्धांत पर आधारित होती थी। इस सभा और समिति में स्त्रियां भी भाग लिया करती थी, सभी लोग भाग लिया करते थे। तो इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी क्या था, हमारे वैदिक काल में लोकतंत्र था, शुरुआत हो चुकी थी। अब हम यदि महाभारत के प्रूफ के तौर पर देखें तो महाभारत में क्या प्रूफ है, महाभारत के शांति पर्व है, उसका अध्याय 107 है, और 107 108 में भारत में गणराज्यों के बारे में वर्णन है, जिसमें पता चलता है कि भारत के कौन कौन से उस समय ऐसे इलाके थे जहां पर गणराज्य स्थापित चलता। ठीक है, कि प्राचीन काल में न केवल हस्तिनापुर और इंद्र कोई राजा नहीं था, बल्कि वो कैसे थे, गणतंत्र व्यवस्था पे आधारित थे, लोकतंत्र व्यवस्था पे वो चला करते थे। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, गणतंत्र उसको कहते हैं जहां पर किसी भी राज्य का जो मुखिया होता है, जो प्रमुख शासन, ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध सिद्धांत यानी कि बौद्ध ग्रंथों में भी इसके उल्लेख मिलते हैं, जैसे बौद्ध और जैन ग्रंथ है, उस समय 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और जो 16 महाजनपदों में से कई ऐसे महाजनपद थे जहां पे क्या था, गणराज्य स्थापित था, जो गणतंत्र से चला करते थे, के लिच्छवी हैं। इसके अलावा महानिब्बाना सूत्र पाली में बौद्धों की एक पुस्तक है, अवदान शतक एक संस्कृत बौद्ध पाठ है, बौद्धों की पुस्तक है, इसमें भी उल्लेख है कि कुछ क्षेत्र जो है वो कैसे थे, गणतंत्रात्मक रूप से उन क्षेत्रों में क्या चला करता था, शासन चला करता था। तो आप ये देखोगे तो इस प्राचीन क्षेत्र के 16 महाजनपद है, जैसे गंधार, कम्बोज, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, ठीक है, बज्जी, तो अंग, अस्मक। तो यदि आप इनके बारे में यदि आप वर्तमान समय में मतलब की पढ़ोगे, वह 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं, तो इन सबका उल्लेख किसमें मिलता है, ठीक है, और ऐतिहासिक रूप से भी इनका उल्लेख मिलता है, और ऐतिहासिक रूप से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत के कई राज्यों में क्या स्थापित था, लोकतंत्र स्थापित था, लोकतंत्र चला करता था। अब ग्रीक रिकॉर्ड्स की यदि हम बात करें, यानी कि कुछ ग्रीक इतिहासकार हैं, उनका भी ये मानना है कि प्राचीन भारत में क्या चला करता था, लोकतंत्र चला करता था। तो ग्रीक इतिहासकार डियोडोरस सिकुलस के अनुसार सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तो ये वाला जो भारत है, तो ये उत्तर पश्चिम भारत हो गया। यहाँ पर भारत के अधिकांश शहरों में सरकार के कैसे रूप थे, लोकतांत्रिक रूप थे, और इसका उल्लेख एक और इतिहासकार एरियन, जो कि ग्रीक देश से बिलोंग करते थे, उनके द्वारा भी किया गया है। और सिकंदर को इन गणराज्यों की सेनाओं से भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, जैसे मल्ल हो गए, चेदी हो गए, इनसे जो है वो उसका सामना हुआ था, और उन्होंने सिकंदर का डट के सामना किया था। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भाई प्राचीन भारत में क्या हुआ करता था, लोकतंत्र हुआ करता था। लोकतंत्रात्मक स्वरूप के अन्य स्रोत कौन कौन से, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र आदि कई सारी है। राज्य को 7 तत्व लिखी है, अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, विष्णुगुप्त ने लिखी है, तीनों एक ही व्यक्ति थे। तो अष्टाध्यायी है। तो अर्थशास्त्र में यह उल्लेख मिलता है कि जो राज्य बना होता है ना, राज्य प्रमुख रूप से 7 तत्वों से बना होता है, और इनमें से जो प्रमुख 3 तत्व होते हैं वो है एक। और ये बात ध्यान रख लेना, उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी और मंत्री होते थे ना, उनके लिए एक प्रवेश परीक्षा हुआ करती थी, इसका उल्लेख है बाकायदा, अर्ज की एग्जाम होते हैं ना, आईएएस वगैरह के, सेम ऐसी ही सिस्टम उस समय भी चला करता था। और उसमें यह भी लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में कि राजा को प्रजा की भलाई के लिए अमात्यों की सलाह पर ही कार्य करना चाहिए, जैसे अमात्य उसको सलाह देते हैं जो भी कार्य करने के लिए, उसी सलाह के अनुसार जो है उसको क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा के सुख और लाभ में राजा का सुख और लाभ निहित है, और उसमें यह भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ हद तक लोकतांत्रिक स्वरूप को दिखाता है, जिसमें मंत्रियों को प्रवेश परीक्षा हो रही है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है कि प्रजा के सुख और लाभ में राजा का सुख और लाभ निश्चित है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र विद्यमान था। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आधार सक्षम भुगतान में खामियां। कि भाई जो आधार के आधार पर, जैसे कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम की यदि हम बात करें, तो इसमें खूब सारी खामियां नहीं, जैसे कि ये क्या है कि भाई जैसे एक मशीन है, उसमें अंगूठा लगा दिया, इसमें नगद जमा कर सकते हो, निकासी कर सकते हो, शेष राशि कितनी है, फंड ट्रांसफर करने हो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सारा सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कई बार कई सारे कुछ घोटालों की जानकारी सामने आई है, कुछ ये पता चला है कि इसमें कुछ घोटाले सामने आए हैं, और जब घोटाले सामने आए तो इसकी कमजोरियों को उजागर किया है कि नहीं भाई, आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम है इसमें भी कुछ कमी है। इसका मतलब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ सेल है, ये कुछ एक विशेष व्यक्ति को दे दिया जाता है, कुछ बैंकों से वो संबंध होता है, उसमें गांव के लोग जाएंगे उसके पास, अंगूठा लगाएंगे, और वो कहीं भी पैसा लेन देन करना चाहेंगे तो वो जो व्यक्ति होगा वो उनको करके दे देता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर करके जो गांव के लोग वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनको इतनी ज्यादा समझदारी नहीं होती, तो उनको ये पता ही नहीं चल सकता कि भाई हमारे पास साथ में होशियारी हो रही है कि बेईमानी हो रही है। तो कई बार उनके साथ में क्या हो जाता है, बेईमानी भी हो जाती है, ठीक है, इस वजह से। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो एईपीएस एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल है। बेसिकली इसका नेतृत्व कौन करता है? बैंकें ही करती हैं इसका नेतृत्व, जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके, यानी कि आधार नंबर डाल करके कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को कहते हैं बीसी, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, या फिर उनको बैंक मित्र भी कह देते हैं। इनके ऑफ सेल्स, ये मशीन जो दिखाई जा रही है ना, जिसमें कार्ड स्वाइप वगैरह होता है, चला जाता है, इसको पोस्ट मशीन कहते हैं। इस पर ऑनलाइन इंटर ऑपरेबल मतलब एक बैंक सभी बैंकों में काम करता है, उसमें वित्तीय लेन देन की अनुमति देता है। इसका परिचालन आरबीआई और भारतीय बैंक संघ की एक संयुक्त पहल भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा किया जाता है। इसका जो परिचालन किया जा रहा है एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका किया जाता है। और ये जो एनपीसीआई है, ये किसकी संयुक्त पहल है? आरबीआई की और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहल है। इसके लाभ क्या है? आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के फायदे क्या थे? भाई बैंकों में भीड़ कम हो गई, वही बैंक मित्र के पास जाएंगे, वहीं से पैसे ले लेंगे। प्रवासी कामगारों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है कि भाई कौन से बैंक में जाएंगे, वहीं पर कोई बैंक मित्र है उसके पास गए, उससे पैसे ले आए। सामाजिक सुरक्षा मजबूत हो जाती है, भाई अब आसानी से बैंकों में पैसा जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, बैंक बहुत दूर है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा रहता है। लंबी लेन देन प्रक्रिया के बजाय जल्दी काम ये हो जाता है। गरीबों और अनपढ़ों का शोषण करने वाले बिचौलियों को, जैसे पहले लोग क्या करते थे, कोई अमीर आदमी, कोई पढ़े लिखे के पास पैसे इकट्ठे करते रहते थे, कई बार उनके साथ बेईमानी कर देता था। ठीक है, कई बार वो उनके साथ क्या कर देता था, बेईमानी जो है वो कर देता था। ठीक है, तो अब लेकिन उससे साथ तो इससे भी जो है वो बचत करने में क्या मिलेगी? मदद मिलती है। अब इसमें खामियां क्या है, कमियां इसमें क्या क्या है? तो ये क्या है, इसको क्या कहते हैं? बैंक मित्र इसको हम कह देते हैं। ठीक है, या फिर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट इसको हम कह सकते हैं। तो कभी कभी ये क्या करता है, लोगों की वित्तीय निरक्षरता का लाभ उठा देता है, और मतलब कि 5,000 पैसे निकाले, लोगों को 4 रसीद वगैरह ये देता नहीं है, कह देता है कि भाई सिस्टम खराब है, रसीद निकल रही नहीं है, ये सब। अब जो इस एईपीएस पे कोई रिकॉर्ड नहीं आता कि भाई किसने कम, भाई पैसे तो सही निकाले ना 5,000, अब कैसे पता चलेगा यहाँ से भाई उसने लोगों को कम दिया? इसका कोई रिकॉर्ड वगैरह तो होता नहीं है। अब कई बार क्या होता है, नेट अच्छे से काम नहीं करता, कनेक्टिविटी अच्छा काम नहीं करता, कुछ बैंकिंग सिस्टम अच्छे से काम नहीं करते, तो कई सारी खामियां हैं जिनकी वजह से इसमें कई सारे घोटाले देखने को आए हैं, और इनको दूर किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। आज के भाई नेक्स्ट न्यूज है दल बदल कानून, इसको कहते हैं इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा समय सीमा के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। तो हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि भाई पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के पास कोई मैटर गया कि किसी व्यक्ति ने क्या कर लिया, दल बदल कर लिया, तो उसका मैटर गया, तो उससे कहा कि भाई ज्यादा समय मत लगाओ, क्योंकि संविधान में समय के बारे में कोई समय सीमा नहीं है कि भाई कितना समय विधानसभा अध्यक्ष लेगा या लोकसभा अध्यक्ष लेगा। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट ने दिया है कि नहीं, एक निश्चित समय सीमा के अंदर तुम ये करो। तो क्या होता है, ये अभी वर्तमान में झारखंड राजस्थान में भी चल रही है। देखो इसमें है क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है पहले बता देता हूँ। 10वीं अनुसूची के माध्यम से 5वां संविधान संशोधन हुआ, 1985 में जोड़ा गया। राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय। 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन 1950, दल बदल कानून बना दिया। उस समय क्या था, वो एक गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला। ठीक है, मैं फिसल गया, मैं तेरे संग हो लिया। तो नेता यही गाना खूब ज्यादा गाते थे उस समय। जब नेता इतना ज्यादा गाना गाते तो आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, परसों समाजवादी में, उससे अगले मायावती में, और उससे आगे जो है वो केजरीवाल में, उससे आगे कहीं और, फिर कहीं मतलब ऐसे घूमते रहते। तो ये बड़ी सिस्टम हो जाता है, बड़े गड़बड़ है कि यार सरकार ही नहीं चल रही है, सरकार कभी भी गिर जाती है, पैसों का लेन देन बहुत ज्यादा हो रहा है, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें बढ़ गई। तो क्या हुआ, फिर सरकार ने इसको रोकने की सोची तो 10वीं अनुसूची वो लेकर जोड़ी। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को रखा गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल को रखा गया। 11 और 12 में जो है वो स्थानीय स्वशासन को रखा गया। अब क्या करते थे, शुरुआत में ये बना दी गई भाई कोई पार्टी है उसके 100 सदस्य, ठीक है, 100 सदस्य चुन करके किसमें आ गए, या तो विधानसभा में आ गए हैं, आ गए 100 में से यदि एक तिहाई क्या कर लेंगे, दल बदल कर लेंगे, तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा, विलय। तो उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन एक तिहाई लोगों से कम यदि क्या करेंगे, मान लो कांग्रेस के 100 लोग चुन करके आए, एग्जाम्पल के तौर पर कांग्रेस के 100 लोग चुन करके आए, 100 लोग में से यदि मतलब 35 लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेते, चुने हुए निर्वाचित लोगों की बात हो रही है, तो उन पर दल बदल कानून नहीं लगेगा। लगा करता था, वर्तमान की बात नहीं कर रहा, था की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो प्राचीन काल में यह कानून था। लेकिन यदि 33 से कम करते थे तो उन पर क्या लग जाता था, दल बदल कानून, ऐसा फिर चुनाव लड़ना होता था कि उनकी इलेक्शन खारिज हो जाता था कि अब तुम नहीं हो। तो फिर अभी क्या कर दिया गया, अब फिर इसमें 91वां संविधान संशोधन किया 2003 में, और 100 लोगों के 2/3 लोग जब दूसरी पार्टी में मिल जाएंगे एक साथ, तब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। यदि उससे कम करेंगे तो कार्यवाही हो जाएगी, और वो कार्रवाई कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, सभापति करेगा, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, विधानसभा का अध्यक्ष हो, राज्यसभा का अध्यक्ष हो, ये सब लोग करेंगे। ठीक है, समझ में आ गए। चलिए, अब वो करेगा तो वो क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रहेगा, उसका सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उस फैसले को कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती, सिर्फ उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, कितना समय नहीं लगेगा।
तो जो अयोग्यता, अब चूंकि उन्होंने दल बदल कर लिया तो अब उनको अयोग्य करार दिया जाएगा, यानी कि उनकी निर्वाचन रद्द हो जाएगा। इसका निर्णय कौन लेगा? सदन का सभापति या अध्यक्ष लेता है, और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसका कोई भी निर्धारित समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर सकते हैं? जैसे कोई भी निर्वाचित सदस्य अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ दे, और जैसे बीजेपी ने कहा कि सब जैसे कश्मीर का मुद्दा है कि भाई सब कश्मीर के पक्ष में वोट करेंगे। मान लो किसी व्यक्ति ने बीजेपी की पार्टी नहीं बात नहीं मानी, उसको कहते हैं व्हिप जारी करना। उसको क्या कहते हैं? व्हिप जारी करना। तो वो नहीं मानी, मतदान नहीं किया या मतदान से दूर रहा, तो भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कोई भी सदस्य निर्दलीय निर्वाचित हुआ और वो किसी दल में शामिल हो गया, तो भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और किसी भी सदस्य को मनोनीत किया राष्ट्रपति ने, और 6 महीने होने के बाद यदि वो किसी भी दल में शामिल हो गया, तब भी उसकी सदस्यता तो है वो जा सकती है। 6 महीने से पहले नहीं जाएगी। 6 महीने से पहले कोई दल ज्वाइन कर लेगा तो 6 महीने के बाद करेगा तो उसकी क्या है, सदस्यता चली जाएगी, उसको अयोग्य करार कर दे दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ये सबके? ठीक है, ये कानून। चलिए, नहीं आया हो तो बता देना, बता देंगे और अच्छे से दोबारा। नेक्स्ट न्यूज है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, वर्ल्ड टीचर्स डे। और वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में टीचरों को उनके अधिकारों, उनके दायित्वों को रेखांकित करने हेतु हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। हर साल 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है। तो यूनेस्को द्वारा, किसके द्वारा? युवा और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए और उन्हें संबोधित करने के अवसर के रूप में देखा जाता था। 2021 की थीम क्या है? शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। शिक्षा सुधार के वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने 1994 में 5 अक्टूबर, पहला विश्व शिक्षक दिवस का मनाया गया था 1994 में 5 अक्टूबर। उसके बाद से हर साल मनाया जाता है, और इस साल की थीम थी शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। तो इतनी सी न्यूज है। ठीक है, तब से ये दिन हर साल 5 अक्टूबर को आयोजित किया जा सकता है। और आप सबको पता है कि भाई टीचरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कोविड के टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी न्यूज है, इतनी सी न्यूज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। और आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है भारतीय नागरिकता त्यागने संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण। यदि कोई भारतीय नागरिकता छोड़ना चाहता है तो नागरिकता छोड़ने के नियम कानूनों को बहुत सरल कर दिया गया है। तो गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी नागरिकता त्यागने के इच्छुक भारतीयों के लिए इस प्रोसेस को और सरल बना दिया कि यदि कोई भारतीय नागरिकता छोड़ करके जाना चाहता है तो आराम से चला जाए। ठीक है, चलिए नई प्रक्रिया में क्या कर दिया है? आवेदकों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा दी गई है, और अब पूरे के पूरे प्रोसेस को 60 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। 60 दिन के अंदर अंदर जो है काम पूरा हो जाएगा। 2015 से 2019 के बीच लगभग 7 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी थी, किसी दूसरे देश की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली थी। 2018 में गृह मंत्रालय ने एक और कारण भी बताना होता था कि वह क्यों वो भारतीय नागरिकता का त्याग कर रहे हैं। अब नागरिकता से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की यदि हम बात करें तो नागरिकता संघ सूची में आते हैं। संसद है, संसद पे कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है। संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो सभी 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, और बाद में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया, जिसमें बार-बार संशोधन होते रहे। और लेटेस्ट संशोधन कब हुआ? 2019 में, जिसको सीएए कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको हम कहते हैं। तो नागरिकता, इसमें नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं आधार पर, और क्षेत्र का समावेश, यानी कल को हम पाकिस्तान को कब्जा कर लें तो पाकिस्तान के समस्त नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे। और यदि ऐसा होगा तो पाकिस्तान के क्रिकेटर सबसे ज्यादा खुश होंगे। बताओ क्यों? इसलिए खुश होंगे क्योंकि उनको आईपीएल खेलने को मिल जाएगा, ज्यादा पैसे कमा पाएंगे ना। अब 2019 में जो संशोधन हुआ वो क्या है? उस संशोधन में यह है कि 2000 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, यानी कि मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी सारी धर्मों के लोग, ठीक है, यदि भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके लिए संशोधन किया है। पहले 11 साल की शर्त रखी थी, अब इसको घटा करके 5 वर्ष कर दिया है। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी सब, और केवल 3 देशों के लिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। भारत में नागरिकता त्यागने की तरीके कौन कौन से? किन तरीकों से कोई भारत में अपनी नागरिकता छोड़ सकता है? तो अपनी इच्छा से छोड़ सकता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है, सरकार भी नागरिकता छीन सकती है। जैसे आप संविधान का अपमान करो, इसके साथ आपने कोई व्यापार किया, कोई संचार किया है, 7 वर्षों से लगातार आप भारत से बाहर रह रहे हो, भारत में आए ही नहीं हो पिछले 7 सालों से, इन सब कारणों से भी आपकी नागरिकता जा सकती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। और आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज है हेलीबोर्न सर्वे फॉर वाटर मैनेजमेंट। हेलीबोर्न सर्वे फॉर टेक्नोलॉजी फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जो जमीन का पानी है उसके प्रबंधन के लिए एक नई प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसको हेलीबोर्न सर्वे यानी हेलीकॉप्टर से सर्वे किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय शुरू किया है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वाटर मैनेजमेंट करने के लिए एक नई तकनीक शुरू की है। इसके तहत ये नई तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई है? CSIR, राष्ट्रीय भूगर्भीय अनुसंधान संस्थान NGRI के द्वारा विकसित की गई है। इससे भूजल के स्तर, मात्रा, गुणवत्ता आदि के बारे में जानकारी मिलेगी। स्थापित है और एक भू वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है, 1961 में इसकी स्थापना हुई। तो ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? इनका मानचित्रण बनाएंगे, जमीन के अंदर जो पानी है उसका मानचित्र बनाएंगे, जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक। और ये क्या बनाएंगे? एक उच्च रेजोल्यूशन से 3D छवि प्रदान करेंगे, चित्र बनाएंगे कि भाई कहाँ कहाँ जमीन का पानी कितना है, कितना स्तर है।
तो इस सर्वेक्षण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में 1 मीटर और गुजरात का 32,000 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का 2500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है और इसे जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से लागू किया जाएगा। और इसके किसके सहयोग से लागू किया जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से इसको लागू किया जाएगा। इसका महत्व क्या है? इससे फायदा क्या होगा? भूजल का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी, जल संरक्षण के लिए, भूजल पुनर्भरण के लिए, भूगर्भ की रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग, ट्यूबवेल वगैरह खोदने में कहाँ पे कितना पानी है, कैसा नहीं है, तो वो सारी कोई नई योजना बनानी है, क्या कर सकते हैं, क्या है, उस सब के लिए मदद मिलेगी। अच्छा, पानी के लिए और कौन-कौन से मिशन चल रहे हैं? तो जल जीवन मिशन चल रहा है, राष्ट्रीय जल मिशन चल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, अटल भूजल योजना है, राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम है, नदी बेसिन प्रबंधन है, जल शक्ति अभियान है और नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। तो ये 4 अभियान 8 अभियान चल रहे हैं। पहल है सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं ताकि हम क्या कर सकें, जल के क्षेत्र में और बेहतर काम कर सकें। तो ये आज की न्यूज़ है। एक बार और दोबारा से मैं सबका रिवीजन करवा देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है? तो सबसे पहली न्यूज़ की यदि हम बात करेंगे तो कौन सी है? नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में, भौतिकी में नोबेल प्राइज़ 2021 का 3 लोगों को मिला है। इनमें से आधा मिला है इन 2 लोगों को और आधा अकेला पेरिसी को मिला है। तो जियोर्जियो पेरिसी को आधा मिला है, इन 2 को आधा। इन दोनों को जो है वो जलवायु विज्ञान के रूप में बेहतर कार्य करने के लिए दिया गया है। ठीक है? नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो सबसे पहली बार कब दिए गए थे? 1901 में दिए गए। 5 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और मेडिसिन में। और 1968 से अर्थशास्त्र में भी दिए जाते हैं। जो अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? स्वेरिजेस स्विस बैंक के द्वारा दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक डायनामाइट का विकास किया था, उनकी याद में दिए जाते हैं। प्राचीन भारत में गणराज्य लोकतंत्र स्थापित थे, ये मोदी जी ने कहा था। तो इसके एक तो वैदिक शास्त्र इसका सबूत है, महाभारत इसका सबूत, कोर्स इसके सबूत है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसका सबूत है, 16 महाजनपद इसके सबूत है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है तो इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, आप सब ये है तो इसकी बात है। इसमें खामियां है, 10वीं अनुसूची उसके तहत जोड़ी गई और 1985 में ये काम किया गया, दल बदल कानून लेकर के आए, जिसके तहत शुरुआत दूसरी पार्टी में जाते थे तो उसको विलय माना जाता था, उससे कम करते थे तो उनकी योग्यता, उनको निर्योग्य घोषित कर दिया जाता था। अब फिर क्या कर दिया गया? 2001 में 2003 में 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत 2/3 कर दिया गया। इसमें फैसला कौन लेता है? संबंधित सदन का सभापति, अध्यक्ष जो भी है वो लेता है। उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसके फैसले का, उसकी कोई समय सीमा भी तय नहीं है। ठीक है? चलिए, ये कानून था और ये न्यूज़ थी। उसके बाद में क्या था? विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इस साल की थीम थी शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक। भारत में नागरिकता त्यागने के कानून को भारतीय होम मिनिस्ट्री ने और आसान कर दिया है। ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। सार्वजनिक के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में 26 नवंबर 1949 से लागू हो गई थी 5 से 11 और यह है 2019 बताई दिया मैंने आपको और ये हवाई हेलीकॉप्टर वाला। ठीक है? तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी क्लास में आए, आप सबने करंट अफेयर्स पढ़े। ठीक है? आपको कैसे लगे करंट अफेयर्स प्लीज़ रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट।